ओके। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ मसाइल के हवालों से। मौशी मामलात हों, माशरती मसाइल में किसी भी किस्म के मामलात हों, कोशिश हमारी हमेशा से ही रहती है कि अवामी मसाइल के बाद प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। बात थोड़ी सी ख़बरों के हवाले से हो जाए। आज प्रोग्राम के आगाज़ में जिस नौइयत की और जिस तरह की ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं, जो हम आपको दिखाने पर मजबूर हैं, उसके हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं। और बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़ कुछ हुकूमत में मौजूद इस वक्त वज़रा के बयानात के हवाले से। जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं ख़ासकर टीवी प्रोग्राम्स के अंदर। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रहा था चौधरी फवाद साहब किसी प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और जो उनका रवैया था, जो जवाब देने का तरीका था, एक बड़ी हैरान कुन बात है, बड़ी अजीब बात है कि सवाल पूछना हमारा हक है। अवाम भी चाहते हैं कि सवाल किए जाएं, जो ख़ास तौर पे इस वक्त मसाइल हैं उसको हल करने के लिए क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या हिकमत अमली है, ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। लेकिन ये जो रवैया है, ये जो बात करने का तरीका है, ये किस तरह का है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये सवाल पूछना क्यों इतना नागवार गुजर रहा है, ये एक आपसे सवाल है। और इससे पहले जब आप हुकूमत में नहीं थे, आप तो खैर किसी न किसी दौर में किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, लेकिन बाकी जो दीगर वज़रा हैं जब हुकूमत में नहीं थे और जब मीडिया के सामने बातें किया करते थे तो सुबह से लेकर शाम तक मीडिया के गुन गाया करते थे कि मीडिया ने जो है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। इस मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमतों पर तनकीद करना हक है, मसाइल की निशानदही करना बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब सवाल किया जाता है तो इतना इसका नागवार गुजरती है ये बात कि जब आपसे पूछा जा रहा है कि मामलात के हल के लिए आपने क्या अब तक किया है, तो ये समझा जा रहा है कि शायद मीडिया दुश्मनी कर रहा है हुकूमत के साथ। ये समझना बड़ा मुश्किल है। और बात ये कि फिर जिस तरह का रवैया है, जिस तरह का एटीट्यूड आपका होस्टाइल है, गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था, मैं बड़ा हैरान था, बड़ा मुझे ताज्जुब था कि चौधरी साहब जो है वो किसी ज़रई यूनिवर्सिटी के अंदर थे और ज़राअत के हवाले से बात कर रहे थे कि इंतहाई अहम शुबा है। और यकीन करें, आपको हैरान कुन तौर पर मैं एक बात बताऊं कि बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, इसको सराहे जाने की ज़रूरत है। ज़राअत के हवाले से जो बातें उन्होंने कही कि इसमें जो है वो किस तरह पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जिस तरह उनका रवैया होता है हर दफ़ा, जैसे टीवी प्रोग्राम्स में शक्ल बनाकर बड़े एरोगेंट स्टाइल में बात करना, वहाँ पे भी खड़े होकर कुछ ऐसा ही उनका रवैया था। लेकिन बहरहाल बात उन्होंने पते की कि ज़राअत के हवाले से काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे नौजवानों का इसमें बड़ा अहम किरदार है। और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो नौजवानों के ऊपर जो है वो एक दफ़ा फिर आयद कर दी। मैं देख रहा था एक दिन पहले भी जो वज़रा का एक और ये मोमिनीन और मुशीरों का जो एक ये टोला है, जिस तरह की बातें ये लोग करते हैं। वज़ीर ख़जाना साहब जो है वो, वज़ीर ख़जाना ही उनको मैं कहता हूँ, तो वो जिस तरह की बातें कर रहे थे ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से कि बेहतरी के लिए आपने काम करना है, जीडीपी आपने बढ़ानी है, ये आपने करना है, ये आपने करना है। जब सब हमने करना है तो मौसूफ ये फरमाइए कि फिर आपका वजारत पर बैठने का या उस मनसब पर फाइज रहने का क्या जवाब बनता है कि सारी चीज़ें आपने करनी है, रोज़ाना आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। $1 अरब आपको वहाँ से मिल रहे हैं और उसके बदले में हो ये रहा है कि बयानात जिस तरह के आ रहे हैं, इतनी ख़तरनाक खबरें हैं महंगाई के हवाले से कि आगे इस वक्त जो है वो एक आम आदमी का गुजारा तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और आगे जिस नौइयत के बयानात और जिस तरह की पेशगोइयाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों में उसका इजहार कर रहे हैं कि पेट्रोल मज़ीद महंगा करना पड़ेगा, अब हर महीने इसकी कीमतों में जो है वो इजाफा होता चला जाएगा। बिजली की कीमत के हवाले से अभी आपने जारी कर दिया कि इसके ऊपर 4-4.5 रुपये जो मज़ीद इस पर इजाफा पर यूनिट करना पड़ेगा। तो इस किस्म के बयानात आपके पास हैं, तो करने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है सिवाय बातों के। और दूसरा ये कि अगर सवाल किया जाए तो इस कदर नाला हो रहे हैं, इस कदर नागवार ये बात गुजर रही है, ये समझना सबके लिए बड़ा मुश्किल है कि भाई सवाल करना हमारा हक है, सवाल हम करेंगे। हम भी लोगों में जाते हैं तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप इनके सामने ये सवालात क्यों नहीं रखते। और जब आपके सामने सवालात रखे जाते हैं तो फिर आपने इनके लहजे देखें। हर टीवी शोज़ के अंदर किसी न किसी से झगड़ रहे होते हैं, किसी न किसी एंकर के ऊपर लान तान कर रहे होते हैं।
टीवी प्रोग्राम्स में नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर कर रहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर ये तरीके जो है ज़माने से ही है, तरीक़ाकार है, कोई नई बात तो नहीं है। ये सिलसिला जो है वो चल निकला है अब सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका जो दिल में आए वो एंकर्स के बारे में जो है वो कहता जाए, साफ़ियों के बारे में कहता चला जाए। तो ये एक बड़ा अजीब रवैया है। तो बात हो रही थी जनाब कुछ ज़राअत के हवाले से, तो बड़ी काम की बातें मैं बड़ा हैरान हूँ कि उनके मुँह से जो वो निकली हैं। और पहली दफ़ा ऐसा लगा कि शायद जो है वो इसके हवाले से जो है उनके पास कोई अच्छी राय है, कुछ अच्छे ख्यालात हैं जिसके ऊपर काम हो सकता है। लेकिन मैं इससे पहले जैसा होता आया है कि मैं सिर्फ बयानात की हद तक जो है ये बातें रही हैं और ये बयानात जो है इसका सिलसिला जारी है। तो बहरहाल ये जी कुछ मसाइल थे जिसकी निशानदेही की गई थी। देखने वाले इन तमाम चीज़ों को बखूबी जानते हैं, इससे लाइम कतई नहीं है, इन मामलात की निशानदेही करते हैं और चाहते ही हैं कि इसके ऊपर जो प्रोग्राम में बात की जाए। बहरहाल जी सुबह के वक्त इनका नाम लेना मुनासिब नहीं है और मेरी कतई कोई कोशिश नहीं होती कि इस तरह की बात की जाए, लेकिन ना चाहते हुए ये बात करनी पड़ती है। सवाल बहरहाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और रोज़ाना की बुनियाद पर सवाल होंगे, ख़ास तौर पे जो मईशत के हवाले से जिस नौइयत के फ़ैसले आप करने जा रहे हैं या अब तक कर चुके हैं, जिससे जितना भारी नुकसान इस कौम को हुआ है, उसके हवाले से तो कम अज़ कम ज़रूर आपसे सवाल होता रहेगा। अच्छा जी, बात होगी मईशत के हवाले से। अब मसाइल, क्योंकि मसाइल ही मसाइल हैं, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। किसी भी शोबे में आप देख लें, बातें तो बहुत की जाती हैं कि जी मामलात बेहतर हो रहे हैं और आगे जाके बेहतरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और इसी सूरत हाल के ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा, उसके बाद फिर उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ख़ास तौर पर ये जो मौशी मामलात हैं इसके ऊपर बात करेंगे। मोहम्मद तैमूर रफ़ीक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और ऑटोमोबाइल के शोबे से वाबस्ता हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और उनसे आज बात होगी इन तमाम मामलों पे। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तैमूर साहब ये फरमाइए, आपका तो ऑटोमोबाइल के शोबे से जो है वो ताल्लुक़ है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको समझ में आ रहा हो कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न हैं, या वहाँ पर बेहतरी नज़र आए तो हम समझते हैं कि चलें ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अगर प्रोग्रेस नहीं भी होती तो गुजारा हो जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो इस वक्त बन चुका है वो एक आम आदमी के पास ख़रीदने के लिए गाड़ी भी नहीं है, ना चाहते हुए भी उसको सफ़र करना पड़ता है, लेकिन उससे भी महरूम है, उसकी भी पहुँच से दस्तरस से दूर हो गई है। तो ज़रा इसके ऊपर चाहूँगा, ज़रा तबसरा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये महंगाई का जो मसला है ना, इस सिर्फ अब पाकिस्तान का रहा नहीं है, अभी ग्लोबली मसला बन चुका है और हमें अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम किसी भी एक बंदे के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है। हमें भी अब एक फैमिली तौर पे काम करना पड़ेगा और जिस तरह बाहर जो है अगर 5 लोग कमाने वाले हैं तो 5 खाने वाले हैं, हमारे प्रॉब्लम ये कमाते एक खाते 10 हैं। अब हमें इस मेंटालिटी से थोड़ा बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं करूंगा, माजरत के साथ। देखिए, बाहर की मिसालें दी जाती हैं, बाहर का सिनेरियो और पाकिस्तान का ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है जी। बाहर जिस तरह के वसाइल हैं, एक आदमी को, आम आदमी को जिस तरह की सहूलियात हैं, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें पूरा घर कमा सकता है। यहाँ पे एक आदमी का भी गुजारा इसलिए मुश्किल है, फैमिली का, क्योंकि वो एक आदमी जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना कि वो कमाएगा, उसके कमाने के भी ज़राए ख़त्म हो गए हैं, तो 5 बंदे तो घर में कमाई सकते ही नहीं है। आगे बढ़िए, चलें। बात वहीं पे घूम फिर के आ जाएगी। अगर हमें अब एक फैमिली तौर पे मिलकर सोचना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। अब हम इसी बात पे बैठ के रोते रहे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, ना गवर्नमेंट करना चाहती है मेरे ख्याल से। जिस तरह आपने कहा कि उनके बयानात, जिस तरह उनके पॉलिटिशियंस के बयानात हैं, वो बेसिकली दे आर फेलियर्स। ये एक फेलियर्स की निशानी है कि वो फेल हो चुके हैं और उनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। वो कभी इस पे ब्लेम करते हैं, कभी मीडिया पे ब्लेम करते हैं, कभी किसी सोशल मीडिया पे ब्लेम करते हैं, मतलब उनके पास कुछ भी कहने के लिए है नहीं। तो हम इसी बात पे अगर रोते रहें कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, हमें आपको खुद कुछ करना है, खुद से रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद कुछ करना मैं समझता हूँ हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, हमारे पास रास्ते बहुत हैं, एक इनिशिएट लेने की जरूरत है हमें। जिस दिन हम इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएंगे ना, आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जो है इसी इंतजार में रहता है कि यार शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा, शायद पेट्रोल नीचे आ जाएगा। मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी महंगाई कम हुई हो। नई गवर्नमेंट आती है, हम पुरानी को याद करना शुरू कर देते हैं, नई इतनी बुरी होती है कि हम बोलते हैं इससे पहले इससे अच्छी थी। ये सबसे खतरनाक सूरत। तो मैं नहीं समझता कि महंगाई कम होगी। हमने महंगाई पे ओवरकम कैसे करना है, हमने इसके रास्ते कैसे निकालने हैं, हमें इस पर वर्किंग करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारा तबका, एक हमारा नौजवान तबका आजकल आपने देखा होगा ई कॉमर्स की लाइन में चला गया, IT की लाइन में। हमारे पास बहुत बड़ा फ्यूचर है, मगर अभी भी कुछ लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि इस आस में कह लें या इस एक्सपेक्टेशंस में है कि शायद हालात बेहतर होंगे, बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। हमें अपना रास्ता खुद क्रिएट करना है और खुद अपनी मेहनत करनी है,
बिल्कुल ठीक है। तो आप समझते ये हैं कि लोगों को खुद से अब कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना है क्योंकि इसमें। हालात जो है वो कंट्रोल में आते हुए नजर नहीं आते। और जिस किस्म के, मुझे माजरत के साथ कहने दीजिए कि नाहिल लोग इस वक्त मौजूद हैं, किसी भी शोबे में चले जाएं, कोई भी हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सब एक जैसे ही हैं। तो ऐसी सूरत में लोगों को खुद से जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा और रास्ता अपना बिल्कुल, खुद मेरे ख्याल बनाना से पड़ेगा। आप अगर वैसे देखें, मेरे ख्याल से हालात मजीद वर्स्ट होंगे। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फेडरल की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, मेरे ख्याल से उनसे एक्सपेक्ट करना जो है वो बिल्कुल एक वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल ठीक कोई है। फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। मतलब हमारी कौम ऐसी है, हमारे अंदर एक टैलेंट मौजूद है। और जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि रोजाना सुनने में आता है आज पेट्रोल की प्राइसेस शायद बढ़ जाएं, हमें कुछ नहीं पता, हम सुबह उठेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही, डॉलर बिल्कुल के ऐसे साथ ही। यही सेम हालात हैं, पेट्रोल के साथ यही सेम हालात हैं। अगर हम छोटी छोटी अशिया देखें, वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही हैं और बिल्कुल वो ऐसे ही। दोबारा ऑब्वियसली नीचे तो उन्होंने आना नहीं है। तो हमें अब रास्ता निकालना है कि हमें उनको पूरा कैसे करना है। हमें उस पर मेहनत करने की जरूरत है और मेरे ख्याल से उस पर मेहनत करनी चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके शोबे के हवाले से थोड़ी सी बात अगर की जाए, तो ये क्या वजूहात हैं? अब सारी चीज़ें डॉलर के ऊपर डाल दी जाती हैं और यहाँ पे क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर्ड जो गाड़ियाँ हैं, मैन्युफैक्चर्ड तो मैं उनको नहीं कहता, लोकल असेंबल्ड They are- मैं उनको गाड़ियाँ कहता हूँ, जिस तरह की हैं। लोग इतने पैसे लेकर जाएं और अगर इस तरह की गाड़ियां अगर उनको चलाने पर मजबूर किया जाए तो कैसे फिर मामलात आगे बढ़ेंगे? दूसरी तरफ ये कि जहां पर अगर आपके पास गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं होती तो फिर आपको ईज देनी पड़ती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे वो भी सूरत हाल जो है वो मजीद ख़राब हो रही है, उसके ऊपर भी पाबंदियाँ। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो इतना डिमांड सप्लाई का गैप है इसको कैसे फिल करेंगे? क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये आता है कि जैसे अभी आपने बाहर की बात की, बाहर पर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ऐसा है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शहर कराची में बिलखुसूस अगर बात कर ली जाए, पूरे पाकिस्तान में, तो नाकाफ़ी हैं सहूलियात। और कराची तो दुनिया का बदतरीन शहरों में से सर फहरिस्त एक शहर है। तो कैसे मामला आगे बढ़ेंगे बताएं? देखिए, ये तो हमारे अनफॉर्चुनेटली है कि इतना बड़ा शहर होने के बावजूद हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट हमारे मेरे ख्याल से पिछले 4 साल से सुनने में आ रहा है। हाँ, शायद मजीद 10 साल और वो पेंडिंग में वो है। मेरे ख्याल से बिल्कुल अभी ऐसा ही। अभी आते भी मेरा वहां से गुजरना हुआ, तो मेरे ख्याल से अभी तो आधे से ज्यादा काम उसमें अभी पेंडिंग नहीं, है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है उसके ऊपर, अभी तो बहुत सारा काम उस पर होना हमारी बाकी सुनने में आता है कि बसेस आ गई हैं, बसेस चलना स्टार्ट हुई। कहाँ चलनी है भाई बिल्कुल बसेस? ऐसा ही वो तो मुझे समझ नहीं आता, बसेस चलेंगी कहाँ पे जब वो एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्कुल नहीं ही है पूरा, अभी बिल्कुल ऐसा ही इनकम्प्लीट है। है। बाकी जहां तक आपने गाड़ियों की बात करी, देखें लोकल जो है मैन्युफैक्चर तो है नहीं, दे आर असेंबल्ड जस्ट। और एक आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट को जो चाहिए, एक सबसे बड़ा जो एक सेफ्टी का जो एक डिफरेंस है एक इम्पोर्टेड गाड़ी में और एक लोकल गाड़ी में, उसको गवर्नमेंट को चाहिए ईज दे। अब जिस तरह आजकल फ्यूल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, गवर्नमेंट को चाहिए हाइब्रिड गाड़ी को थोड़ा सा ईज दे, हाइब्रिड गाड़ी को मंगाने दिया जाए। मगर हमारी पॉलिसी दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होती जा रही है बिल्कुल बजाय ऐसा इसको ही। ईज करने के। आधर दिन इस पे ड्यूटीज इंक्रीज होती हैं, डॉलर की फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि बिल्कुल आज हमें कोई गाड़ी अगर खरीदते हैं तो जब वो गाड़ी ने पहुंचने तो हमें नहीं पता उसकी कॉस्टिंग क्या है। बिल्कुल ऐसा ही अगर हम बिफोर टाइम उसको सेल करना चाहें वो भी नहीं कर सकते। नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट को चाहिए मेरे ख्याल से इस पे थोड़ा सा नजरसानी करें। मगर बात वही है कि जो ही पॉलिसी मेकर्स हैं, आई डोंट नो वो किस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, कौन साथ बैठता है कौन साथ नहीं बैठता, क्या कह सकता हूँ इस बारे में? कुछ इसके नहीं। बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पॉलिसी मेकिंग ना ये बड़ी ज़रूरी होती है और बिल्कुल। पूरी दुनिया में जहाँ पॉलिसी मेकिंग होती है ना वहाँ पे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर होता ही है कि जिसका सीमेंट की फैक्ट्री है उससे मशवरा करके गाड़ियों की पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जी। मसला यही है कि जो जिस फील्ड का जो बंदा है उसको साथ इन्वॉल्व किया जाए तो उसको पता हो कि मैं किस तरह गुजारा कर रहा हूँ। अब ये महलों में बैठ के तुमको गुजारा नहीं है, गरीब आदमी किस तरह जिंदगी गुजार रहा बिल्कुल है, ऐसे एक आम बंदे को बीच में लाया जाएगा, उसको बताएगा कि मेरे मसाइल क्या हैं। इनको क्या पता इनके मसाइल क्या हैं? बिल्कुल ऐसा ही। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि बड़े अजीब अजीब यहाँ पर जो है वो सिलसिले हैं। यानी कि एक जिस शख्स की शुगर मिल है, वीट का उसका काम है, आप उससे फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि इस मुल्क में जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो जिनकी वजह से क्रिएट हो रहा है वो उसका हिस्सा है, वो उसको लीड कर रहे हैं। आप उन्हीं से जो है वो वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको सही वजह बताएंगे कि किस वजह से जो है शॉर्टेजेस आ रही। मतलब हैरान होते हैं कि किस किस्म की, किस तरह से ये हुकूमतें चलाई जा रही हैं और कैसे कैसे लोगों से मशवरे किए जा रहे हैं। तो लोग भी ये सवाल करते हैं क्योंकि वो लाइव नहीं है, ये जिस तरह की बातें टीवी पे मीडिया पे बैठ के करते हैं, लोग हैरान होते हैं कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं और क्या ये जवाब पेश कर रहे हैं उल्टे सीधे। मैं देख रहा था शहबाज गिल साहब पेपर लेकर हर प्रोग्राम में पहुंचे होते हैं, लहरा रहे होते हैं। तो ये इनका हाल है।
क्या दिफा करेंगे और क्या पॉलिसी बनाएंगे? हुकूमत चलाई कहाँ जा रही है, मैं समझता हूँ भाई टाइम गुजारा जा रहा है। हाँ, टाइम गुजारा जा आपने रहा है। गिल साहब का तस्करा किया, गिल साहब का बैकग्राउंड क्या है मतलब पॉलिटिक्स के हवाले से? बिल्कुल मेरे ऐसा। ख्याल से कुछ भी नहीं। और मेरे ख्याल से लोगों का सवाल उठाना बनता भी यूं है, जब लोगों के पास काम नहीं हुआ ना, लोग सवाल उठाएंगे। सवाल उठाएंगे, बिल्कुल आज ऐसा आप ही। मसरूफ हो जाए, आपके पास टाइम ना हो, तो आपको कोई कंसर्न नहीं है इससे कि अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर बिल्कुल रहा। ऐसा ही। ऑब्वियसली आपको अपने पेट के लाले पड़े होंगे, जब आप अपने पास खाने को कुछ नहीं हो तो आप सवाल उठाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और अब आज आप देखें, कल रात को मैं न्यूज में देख रहा था, जिस हिसाब से कराची के अंदर खासतौर पर दोबारा स्ट्रीट क्राइम से एक दफा बढ़ चुके हैं, जी। यही वजह है। जब लोगों के पास काम नहीं हो, लोगों ने अपने बच्चों का पेट तो पालना है। बिल्कुल ठीक है। अब उसके लिए उसको किस हद तक भी जाना पड़े वो वो जाएगा। जाएगा, ऐसा ही है। तो ये वही बात है कि मिल बैठ के दोबारा सोचने की जरूरत है कि हमें किस तरह पॉलिसी बनानी चाहिए। और मेरे ख्याल से प्राइवेट इदारों को सामने आना पड़ेगा, और सामने आ भी रहे हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। मगर गवर्नमेंट से तो मेरे ख्याल से किसी भी किस्म की कोई भी होप एटलीस्ट मुझे तो अब कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ना मेरे ख्याल से मैं मशवरा दूंगा लोगों ने रखनी चाहिए। बिल्कुल इंसान ऐसे को ही। खुद से अब कुछ करना है और वो लोग करेंगे मेरे ख्याल से। ये बात बड़ी ज़रूरी है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा तैमूर साहब कि ना कोई उम्मीद रखनी चाहिए और ना ये कुछ कर सकते हैं। ये बात तो तय हो चुकी है कि इनसे जो है वो डिलीवर नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बड़ी तेज़ी से हालात डिटेरिएट हो रहे हैं, ख़राबी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है, और ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से जो इंडिकेशन आ रही है, ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन बात ही उसी तरफ आपको लेकर जा रही है कि अगर पेट्रोल में मज़ीद इजाफा होगा और हर महीने की बुनियाद पर होगा, 2 दफ़ा इजाफा होगा, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त तबाही जो है मुकम्मल तौर पे फैल चुकी है। अगर इससे ज़्यादा मज़ीद अगर और तबाही आती है तो फिर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। देखिए, हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से एक सिविल वॉर की तरफ। एक लोअर मिडिल क्लास तबका जो ना अपना गुजारा कर पा रहा है, तबाह कर दिया ना उन्होंने, वो बिल्कुल। किसी से मांग सकता बिल्कुल है, ऐसा ही। उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जी, इसी ओके। तरह लोअर मिडिल क्लास तबका तो छोड़ के आजकल अब एक मिडिल क्लास तबका भी जो है इसी पैमाने पे जा चुका है। खत्म कर दिया उन्होंने उसकी। तो बिल्कुल जब ऐसा एक ही। अपर क्लास तबके में और लोअर मिडिल क्लास तबके मिडिल क्लास में जब इतना गैप आ जाएगा ना, तो सिविल वॉर की तरफ हम लोग चले बिल्कुल जाते हैं। ऐसा ही, एक बिल्कुल आपने सही निशानदेही खाना की है। जंगी होती है, और जाहिर एक बंदा सामने अपनी लेविश लाइफ गुजार रहा है और सामने एक ठीक बंदे है। के पास खाने को पैसे खाने नहीं है, को तो पैसे ऑब्वियसली वो छीनेगा उससे। ऐसे ही, ऐसे ही। छीनेगा तो फिर मार कुटाई, छीना छपटी, ये सारी चीजें ये होंगी। चीज़ें होंगी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ठीक है तैमूर साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मौशी मामलात के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो वुज़रा और ख़ास तौर पे ये जो फ़ौज ज़फ़र मौज है मोमिनीन की और मुशीरों की, जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर ये बताया जाता है कि पिछली हुकूमतों पर आपने क्या ज़िम्मेदारी डाली है। मैं देख रहा था अभी कुछ देर पहले भी ख़बरों में दिखा रहे थे हमारे पास ही कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वो मीटिंग बुलाई है जिसमें बैठ कर ये बताया जाएगा कि माजी में ये क्या करते रहे अदालतों के साथ और क्या इनके रवैये थे। माशाल्लाह जी, तो ये सूरत हाल है। तो बात हो रही थी मौशी मामलात के हवाले से। अशरफ गौरी साहब हमारे मौजूद मेहमान हैं, यहाँ पर तज्ज़ियाकार हैं मीशत के हवाले से, ख़ास तौर पर इस्लामी जो माशरती निज़ाम और मौशी निज़ाम है इसके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं उनके साथ, इसके ऊपर महारत रखते हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अशरफ भाई, ये फरमाइएगा कि ये $1 अरब के लिए एक बड़ी अचंभे की बात है कि किस किस्म की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जाकर ये सरेंडर करते हैं उनके आगे, इनका बस नहीं चलता है कि उनके आगे बिल्कुल झुक जाएं, और झुकना ही पड़ता है उनके आगे। वो जो कंडीशंस आपको देते हैं आप आकर यहाँ पर एज इट इज़ उसको अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बैठ के आप सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं कि पिछली हुकूमतों ने ये किया जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। ये बात समझ में आती है? पहले तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा तबसरा कीजिए। देखिए यासर साहब, जिस आदमी के आगे अगर हाथ फैला रहे हैं ना, तो आप उसके आगे पैर फैला के बैठ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात आपने की। तो पाकिस्तान की इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन है जी। इतना मकरूज हो गया है कि अब इससे निकलने की, मैं अक्सर बात कहता हूँ कि कैसे निकला जाए। अब हम निकलने की सोचें बजाय कि ये बोझ बढ़ाते चले जाएं, तो आखिर हद तक कहाँ तक बढ़ाएंगे? बिल्कुल सही है। इससे मजीद और बदतरीन सूरत हाल क्या हो सकती है? तो इससे निकलने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारे जो हमसाय कंट्री हैं जिसमें चाइना पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा दोस्त भी रहा है हर मामलात में, और अब
चाइना का अपना ज़ाती इंटरेस्ट सीपेक के हवाले से पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि जब ये सीपेक बनेगा तो पाकिस्तान चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ठीक है, इस बात की तकलीफ अमेरिका को बहुत टाइम से है, और इसी वजह से ये जो है गहरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह सीपेक बन के रहेगा, और सीपेक के जो फ़वाइद पाकिस्तान को मिलेंगे उससे बहुत बड़ी खुशहाली आएगी और बहुत समरात मिलेंगे। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जब एक अच्छी हैंडसम अमाउंट पाकिस्तान के पास आएगी सीपेक की आमदनी की सूरत में, बस अब सूरत हाल ये है कि उसको करप्शन की नज़र से बचाना है, कि वरना फिर एक अल्लाह की तरफ से एक जैकपॉट आपको मिल रहा है और फिर वहीं आप दोबारा नीचे आ जाएं, करप्शन की नज़र हो जाएगा। दूसरा जो सबसे ख़तरनाक जो कन्वेंशनल सिस्टम जो हम अक्सर बात करते रहते हैं, जब तक ये कन्वेंशनल सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सीपेक 10 भी आ जाएंगे तो वो भी जो है ना वो किसी दलदल में धंस जाएंगे। अब ये हमारे लिए क्यों इतना मुश्किल है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करवाना? ये डेट रीपेमेंट का चक्कर है। इस्लाम के अंदर तो इसका एक बड़ा तरीकाकार है, इसको बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। मैं चाहूँगा ज़रा उसकी निशानदेही करें कि अगर ये राइज किया जाए तो इनके कितने मसाइल हल हो सकते हैं, ये मैं चाहूँगा। इसको 100% मसाइल हल हो सकते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको कमोडिटी मार्केट में चेंज करें। फाइनेंशियल मार्केट को कमोडिटी मार्केट में कैसे चेंज करेंगे? देखिए फाइनेंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, उसकी वो क्या है, एक खोखली और एक बोगस आपकी ट्रांजैक्शन है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है सिवाय सूद के, सिवाय इंटरेस्ट के, जो आपको मजीद धंसाती चली जा रही है। और IMF जैसे जाइंट और क्रोकोडाइल, इनको जो है ना मगरमच्छ जो बड़े बड़े हैं, पेरिस क्लब, इनको मजीद ताकतवर करती चली जा रही है, आपका खून चूसते चले जा रहे हैं। अब आपको यहाँ से निकलने के लिए 100% जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। अब आप ये कहते हैं कि जी ये जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है या इस्लामिक बैंकिंग ये नाकाफ़ी है, थोड़ी है, तो अब इनको काम तो करने देना। अभी आज तक अपने जो काइबोर है, अब काइबोर की मिसाल ले लें आप, आपका जो ऑफरिंग बैंक रेट है, आप इसका जो बेंच मार्क है इस्लामिक बेंच मार्क लेके आ जाएं, बिल्कुल ले आएं, या उन्हें लाने दें, बिल्कुल ठीक है, या उन्हें आप अलाउ करें कि ठीक है जी आप अपना इस्लामिक बेंच मार्क ले, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ का यहाँ तस्करा करूँगा क्योंकि पैगामात हमारे पास जो है वो मौसूल होते हैं और प्रोग्राम देखने वाले जो है वो सवालात भेजते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो सवालात हैं उनको भी बराह रास्त शामिल किया जाए। अब सवालात जो हैं वो ज़्यादातर इसी हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता नशिस्त में हमारी बड़ी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी कि जनाब ये जो तरीक़ाकार है इस्लामिक जिसके अंदर मौशी निज़ाम है, इसको कैसे राइज किया जाए, इसको कैसे वज़ा किया जाए, क्या ये मुमकिनात में से है कि ये जो कन्वेंशनल सिस्टम इसको रिप्लेस किया जाए? चाहूँगा इसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। जी, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, आपका सवाल है। इसका बड़ा आसान है सर, बहुत आसान है। सिंपल हम यूँ कहेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट को कमोडिटी मार्केट में तब्दील किया जाए। जब इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च हुई थी तो लोग एतराज़ ये थे कि तो बैंक से ही तो ट्रेडिंग हाउस बन जाएंगे, तो अभी भी तो ट्रेडिंग हाउस है बने हुए, बिल्कुल अभी तो फाइनेंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब वो कमोडिटी की ट्रेडिंग करेंगे, आप इस बात को सोचें कि एक एसेट जनरेट होगा तो आपका GDP कहाँ पहुँच जाएगा? बिल्कुल ठीक है। जब एसेट हर बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऐसा ही। हर बैंक की जो फाइनेंसिंग होगी, मिसाल है गाड़ियों की मैं बात करता हूँ, आप कार फाइनेंस करते हैं, कार एक कमोडिटी है, उसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ठीक। इसी तरह से अगर आप रॉ मटेरियल के लिए उसको फाइनेंस करेंगे या आपका क्लाइंट आपके पास आता है, बजाय उसको आप कैश देने के तो आप उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली इंडस्ट्री में बनेगी ना। जब इंडस्ट्री में बनेगी तो इंडस्ट्री चलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपकी जो सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग होगी वो एक्सपोर्ट होगी, फिर वहाँ से भी आपको उसके समरात मिलेंगे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। फिर लोकल और डोमेस्टिक में जो हमारा प्रॉब्लम है अक्सर देखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं कि इसको करने की अशद। ठीक है। अच्छा भाई, एक सवाल देखने वालों ने आपकी नज़र किया है, वो ये जानना चाहते हैं कि 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा कर और इसमें मज़ीद आगे फर्दर इजाफा करके कौन से टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं, इससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, ये ज़रा एक्सप्लेन करते हैं अगर आपको ये बात समझ में आती है, क्योंकि बार बार इसकी निशानदेही की जा रही है कि ये बढ़ाना ज़रूरी है, इससे आपकी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। ये कौन सी थ्योरी है जो पढ़ाई जा रही है, ये ज़रा समझा दें। देखिए, थ्योरीज तो दो पढ़ाई जा रही हैं, यहाँ पर हमेशा दोहरा सिस्टम रहा है, एक कन्वेंशनल सिस्टम है और दूसरा इस्लामिक सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या है कि वो दो कश्ती पे सवार हैं। अब जबकि आपका कन्वेंशनल सिस्टम टोटल फेलियर सिस्टम है, जो हमारे तजर्बात में है,
जैसे आपने कहा कि $1 बिलियन के लिए इतनी हद हो गई, इंतहा हो गई, जबकि 200-250 अरब डॉलर के कर्जे हैं वो एक तरफ हैं। आपको सिर्फ आप इतने हैंड टू माउथ हो गए आप कि आपको $1 अरब के लिए $1 अरब के लिए सिर्फ आपको क्या कुछ करना है ना। ये इसके पीछे मामलात क्या है, इसके पीछे जो मामलात क्या है, ये सिर्फ यही है कि आपने जो हिकमत अमली इख्तियार अभी तक की हुई है वो आप उससे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। या तो आप अपर लेवल पे, स्टाफ लेवल पर जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वहाँ पर आप बात करें कि ठीक है हमें ज़रूरत है, हम $1 अरब की मिसाल ले लेते हैं कि अब हम इसका करेंगे क्या, इसकी एलोकेशन की है हमने, हम इसको रिटर्न किस तरह करेंगे, चाहे $1 अरब हो चाहे $10 अरब हो, ठीक है। सबका एक सिस्टम, एक मैकेनिज़्म होना चाहिए रीपेमेंट का, कि बाद में गवर्नमेंट दूसरी भी आती है तो उसके लिए भी आसानी हो, ठीक है ना। एक पैरामीटर्स आप तय करें आने वाली गवर्नमेंट के लिए भी कि भाई हमारे जाने के बाद वो फिर ये रोना ना रोए कि जी हमें ख़जाना खाली मिला, हमें कशकोल उठाना पड़ा। ये इस तरह की जो ब्लेम गैमिंग जो होती है ये ख़त्म हो जाएगी। आप इस पेमेंट की एलोकेशन करें कि जी ये फ़ंड हम यहाँ लगा रहे हैं या हम इसके पुराने कर्ज़े दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप पुराने कर्ज़े दे रहे हैं तो उसको क्या करें, आप उसको इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में इस तरह डिज़ाइन करें। बहुत सारी पॉलिसी जो एसेट बेस्ड हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक पावर सेक्टर में काम कर रहा है, उसका फाइनेंस आप ना लें, उनसे फाइनेंस आप ना लें, आप बल्कि उनको डायरेक्ट पार्टनर बना के उनकी इन्वेस्टमेंट करा दें। वो प्रोजेक्ट सामने होगा, उसका जो आउटपुट होगा उसमें उनकी पार्टनरशिप होगी। एक टाइम ऐसा आएगा वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट के साथ और अपने प्रॉफिट के साथ बाहर हो जाएंगे, वो सेक्टर आपका अपना हो जाएगा, बजाय इसके कि उसको गिरवी रखवा दिया जाए। ये तो प्लेज कर रहे हैं हर चीज़ को, तो ये पास चीज़ कोई नहीं बची मेरे ख्याल में। ये एक ब्लंडर है, ये अब कहाँ तक किस चीज़ को प्लेज करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा प्लेज करने के लिए। ऐसा ही है। तो ये एक बड़े ख़तरनाक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इनको ये चाहिए कि बजाय चीज़ें प्लेज कराने के उनके साथ पार्टनरशिप, जॉइंट पार्टनरशिप पे काम करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो वो लोग कर सकते हैं ना जो विजनरी होंगे, जिनके पास लॉन्ग टर्म प्लान होगा, कंट्री की बेटरमेंट के लिए सोचेंगे। देखिए विजनरी जो भी होंगे वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस वाले ही होंगे। ये भी तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। कन्वेंशनल वाले जो है ना छोटे से कैनवस में देखते हैं, चाहे वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या डे टू डे अफेयर चलाने हो, वहाँ पर तो जी हाँ, वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को देखते हैं। इनकी जो निगाहें बस वहाँ तक हैं कि बस इतने टर्नओवर में 3 महीने का टारगेट सेट करते हैं मेरे ख्याल में। मुझे जो नज़र आता है कि 3 महीने में इतनी प्रोग्रेस अगर आ जाती है तो ठीक है, वरना प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद यही होता है एडॉक बेसिस पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो नज़र ही नहीं आती। तैमूर शाह फरमाइएगा, अभी जैसे बात हो रही थी कि पॉलिसी मेकिंग के हवाले से अगर डे टू डे अफेयर्स चलाए जाएंगे, जो कि अभी तक नज़र आ रहा है कि इसी तरह मामलात को चलाने की कोशिश की गई है, तो आने वाली सिचुएशन तो और ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रही है। उसके बारे में क्या राय रखते हैं, फरमाइए। बात हुई कि आने वाला टाइम ऑब्वियसली मुश्किल ही होगा। अगर हम सही, मेरे ख्याल से अब टाइम है कि हमें राइट डायरेक्शन पे मूव करना चाहिए। अगर अभी भी हम स्टिल अगर यही ब्लंडर्स करते रहेंगे तो आने वाला टाइम ऑब्वियसली मजीद मुश्किल से मुश्किल तर ही होगा। और फिर वही बात है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम ही कर रहे होंगे, जितना ये गवर्नमेंट आज तक करती आ रही है 3 सालों से कि पुराने वालों ने ये किया, पुराने वालों ने ये किया। मेरा आंसर सवाल है कि आपने क्या किया? आपने क्या किया? अपनी बात तो करें, आपने क्या किया? ऐसे ही 3 साल आपको हो गए गवर्नमेंट में आए। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई एक प्रोजेक्ट इनका बनता हुआ, इनिशिएट लेता हुआ कोई नजर आ रहा हो कि इन्होंने ये इनिशिएट लिया। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से सिर्फ बातें ही हो रही हैं, वो चोर फलाना चोर। आपने किया कि सर अपनी बात तो करें, अपनी बात तो करें। अगर बिल्कुल ऐसा ही है, 3.5 साल हो गए एक ही नारा लगे जा रहा है। और मेरे ख्याल से इनकी अपनी ही बातें जो थी, इनके अपने जो लोगों ने ख्वाब दिखाए थे, वही इनको जो है ना लेके डूब रहे हैं और लेके मजीद मेरे ख्याल से डूब जाएंगे। प्रॉब्लम इस वजह से आई है कि ख्वाब नहीं दिखाए, ख्वाबों की ताबीर इन्होंने बताई थी कि ये होगी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा हो तो हुकूमत चोर, बिजली चोर है, डॉलर महंगा हो तो हुकूमत चोर है। कंटेनर में खड़े होकर बिल जलाना तो बहुत आसान है, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो बात होती है हमारी तैयारी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही। आप पिछले 22 साल से वर्किंग कर रहे हैं इस पोजीशन में आने के लिए, और आगे आप बोलते हैं मेरी वर्किंग नहीं थी। बिल्कुल तो मेरे ख्याल से एक ब्लंडर है, बड़ा सीरियस ब्लंडर किया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अशरफ साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर के हवाले से बात हो रही थी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए एक फ़ंड रखा था, बराए नाम एक फ़ंड था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बिलीव करते ही नहीं है। मौसूफ की पॉलिसी में ये चीज़ शामिल है जनाब कि सड़कें बनाने से तरक्की नहीं आती, एयरपोर्ट्स बनाने से या इस तरह जो है वो शिपयार्ड बनाने से तरक्की नहीं आती, इंसानों के ऊपर खर्च किया जाए, ख्याल ये है इनका।
बहरहाल अपनी थ्योरी है, अपनी मंतक है। अब वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जैसे शख्सियत हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो पब्लिक सेक्टर पे जो हमने अमाउंट रखी थी, अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि वो पैसे उठा के अब जो इन सारे डेट रीपेमेंट में जाएंगे। अब मतलब ये जितनी भी आपकी आमदनी होगी अभी लगभग तय है कि पब्लिक के ऊपर खर्च करने के लिए नहीं होगी स्पेंडिंग। अब सारा का सारा पैसा आपका सिर्फ डेट रीपेमेंट में जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। ये किस किस्म का मजाक है, ज़रा ये बता दें। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है ना, तो बेसिक नीड तो गवर्नमेंट की ये रियासत की कि एजुकेशन और हेल्थ। बिल्कुल ठीक है, वो एक्सपोज हो गया कोरोना ने, सारी चीज़ें वो आपके दुनिया को दिखा दिया कि आप कहाँ खड़े थे। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब आप वही पैसे जो है आप इंटरेस्ट की मद में दे रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा। वो आम की मिसाल जाम में निकल जाती है। तो ये आपकी हिकमत अमली ऐसी आप क्यों अपनाते हैं कि इसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पड़ता है, एक्शन का रिएक्शन। आप ये करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हम बात कहीं और चली जाएगी, डॉलर पे चली जाएगी कि आपने 40,000 के बॉन्ड बंद करे तो पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट डॉलर में करना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। आपकी इस इकदाम से क्या हुआ कि वहाँ पर डॉलर की शॉर्टेज हो गई। आपके इंपोर्ट बिल, एलसी की पेमेंट और फिर डॉलर जो है शूट अप हो गया। जब डॉलर ऊपर हुआ तो इंपोर्ट महंगी हो गई। और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसमें 40% रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेड होता है। आपने इस पे काम ही नहीं किया, R&D सेक्टर में काम नहीं किया। एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट ले रहे थे, $50 बिलियन रुपये डॉलर की पैरिटी खराब करके कहा यह जा रहा था डॉलर इंक्रीज होने से एक्सपोर्ट्स के नंबर इंक्रीज होंगे। ये स्ट्रेटेजी। एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होगी सर, जब इंपोर्ट महंगी हो गई है मार्केट में। आप मुझे बताएं, टेक्सटाइल सेक्टर के 40% जो रॉ मटेरियल हैं वो इंपोर्टेड होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो आप चाइना से मंगाते हैं, आप इंडिया से मंगाते हैं, बजाय कि आप यहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। चाइना की कामयाबी का राज यही है, उसके पास जो सिवाय क्रूड ऑयल की और बहुत ज्यादा नेसेसरी जो उसकी जरूरत है वो इंपोर्ट पे जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसी लिए जो है जो ये CPEC की जो ट्रांजिट टाइम है उसका सबसे जो दूसरा पहलू पता है क्या है, चाइना की एक्सपोर्ट जो 40 डेज की 14 दिन पर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उसकी अपनी इंपोर्ट भी तो 14 दिन पर आ जाएगी ना। कॉस्ट बहुत ज्यादा कम, क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से, वो भी 14 डेज पर आ जाएगा। तो ये एक जबरदस्त हिकमत अमली है। इस तरह की आप हिकमत अमली बनाएं, ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि भाई आप जो चीज करने जा रहे हैं उसका बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, एक बुरा असर ना पड़े। इसी तरह जब आपने दूसरे सेक्टर बंद करते हैं तो दूसरे सेक्टर पे उसके असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है कि आप मुझे बताएं एजुकेशन में इस 3 जो डिकेड्स हैं, एक नस्ल जो है इस पूरे पाकिस्तान की वो कितनी तालीम याफ्ता है। आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें आप देखें कितना हेल्थ आपने प्रोवाइड किया है, कितने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, या कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ से तो स्टूडेंट बाहर ही जाता है पढ़ने। बिल्कुल ऐसा ही। अभी आपने देखा कि जी फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने नहीं, तो जब हुकूमत कहेगी हमारी अचीवमेंट है कि हमने इनको बाहर भेजा, ये बाहर से पैसे कमा के यहाँ भेज रहे हैं, अचीवमेंट गर्दानते हैं। अब आप बताइए, ये सोच है फिर अब क्या कर सकते हैं। आप रियासत को वेलफेयर स्टेट क्यों बना रहे हैं आप सर? लोगों को पैसे बांटना, लोगों को खाना बांटना, आप इस मुल्क को जापान बनाए, ये बनाए, बजाय आप इस मुल्क को पैसे देने का उनको खुद कफील बनाए, ऐसी पॉलिसीज लाएं। आप मलेशिया की बात, टोटल इकोनॉमी जापान का आपने तस्करा कर दिया। मैं बताता चलूँ, सर्विसेज के ऊपर GDP उनकी पूरी रिलाय करती है, उनके पास कमोडिटी और इस साइड के ऊपर कुछ नहीं है। ये शायद इनको नहीं पता होगा, तो वो इतना पोटेंशियल उन्होंने डेवलप किया इसके अंदर। जी, अब हम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं तो वो क्या है, खुद कफील बनाने का एक सिस्टम है, बजाय इसकी कि किसी सपोर्टिंग प्रोग्राम के जरिए आप पैसे बांटते फिरें। कब तक बांटेंगे आप पैसे? बिल्कुल, कारून का तो खजाना भी खाली हो जाएगा सर। आप पैसे नहीं बांटें, आप उनको इल्म दें, आप उनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं। जैसे मैंने कहा कि आप मलेशिया की बात करते हैं, आप महातिर मोहम्मद की अगर बात करते हैं तो फिर उन जैसी पॉलिसीज लेकर आए। बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ तो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस के तहत आपको कर्जे दिए जाते हैं बिला सूद, सॉफ्ट लोन दिए जाते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग एबिलिटी के मुताबिक दिए जाते हैं। ठीक है, आपका SME सेक्टर आप स्ट्रॉन्ग करें, कॉटेजेस इंडस्ट्रीज को आप आगे लेकर आएँ, उनको प्रमोट करें। ये वो लोग हैं जो आपकी एक्सपोर्ट को कहाँ तक ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। वो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जिस तरह थाईलैंड है, चाइना है, पूरी दुनिया में हो गई, ताइवान पूरा इसी के ऊपर ठीक है ना। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर कितना आगे चला गया। ये वो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से बहुत पीछे थे। जी,
पाकिस्तान को जो डुबोया है वही सूदी मईशत ने डुबोया है, नो डाउट, और मजीद जो है ना वो डूबता जा रहा है। इसके लिए इम्प्लीमेंट इनको करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ एसिड बेस्ड और अंडरलाइन एसेट्स फाइनेंसिंग, ये तो सब इसको डिजाइन करना पड़ेगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वजूहात ये हैं कि देखें इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि करप्शन खत्म होगी, और जो सूदी उनसर है, जो सूद का एलिमेंट है, वो 70% इस पे कवर हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ये कहते हैं कि भाई एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग नहीं हो सकती, उसके लिए पोजीशन की जरूरत है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन अप्लाई हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं आप यहाँ बैठे हुए और हम एक प्लॉट का सौदा करते हैं, वो प्लॉट कनाडा में या पाकिस्तान कराची से बाहर है, तो उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन पे तो बात कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है। बहुत देखें, जब शरिया कंप्लाइंस होंगी तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी आसानियाँ बताई हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ये दीन मुश्किल नहीं है, लेकिन अब अगर आप ये फील करें, महसूस करें कि जी बहुत मुश्किल है, आपको पहाड़ नज़र आए तो वो जीना चाहे तो बहाने हजार, वो वाली बात है। तो मैं ये समझता हूँ सिंसेरिटी के साथ इस गवर्नमेंट को अगर वाकई मुखलिस हैं तो ये रूल्स अप्लाई करें, इस पर काम करें, बिल्कुल ठीक है, इस पर वर्किंग शुरू कर दें कि भाई ये सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, टॉप लेवल पे भी कर रहे हैं और एक बॉटम लेवल पे भी। लेकिन उसके लिए तो एक सबसे बड़ी शर्त ये है ना कि एक तो अहल होना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि आपकी नीयत होनी चाहिए। ना कॉम्पिटेंट है ना विल है, तो फिर मसला कैसे हल होगा ये बताइए। कोई अगर दोनों में से एक चीज़ भी अगर मिसिंग होगी तो फिर नहीं हो सकता। अगर चाहे भी तो नहीं कर सकते, अगर दिल में ये नीयत भी हो, लेकिन अगर अहल ना हो अगर कोई शख्स, मतलब आप ये ऐसी मिसाल है कि अगर दांत के डॉक्टर से अगर आप हार्ट की सर्जरी कराने की कोशिश करें, उसकी नीयत है मरीज को ठीक करने की, लेकिन तब भी एक्सपर्टीज अगर नहीं होंगी वो नहीं कर सकेगा। ये यहाँ पर मसला है। अब यहाँ तो ना नीयत है, ना विल है, और ना ही कोई इरादा उन्होंने ऐसा कर रखा है, तो फिर तो नामुमकिन ही नजर आता है। देखिए, एक्सपर्टीज जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब सियासी नज़र हो जाएं या उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए सियासी मफादात के लिए, कहते हैं ना, एक ज़ाती इंटरेस्ट को एक तरफ रखते हुए एक नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर काम किया जाए। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक यहाँ पर हमने लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी, तल्ख बातें हैं, लेकिन अब क्या करें, आम आदमी का मसला यही है कि जो मईशत को, जिसके ऊपर तबाही फेरी है, जिसके ऊपर सुनामी आया, वो असल में वो मईशत थी जिसके ऊपर सुनामी आ गया और सब कुछ बहाकर ले गया है। अब ये जो नुकसानात हुए हैं, इसका ज़ाला कैसे होगा, भरपाई कैसे होगी, क्योंकि ये जो इनके रवैये हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ पता नहीं है भी या नहीं है, जो बाहर से इनको बताया जाता है, उसके मुताबिक तो मामला हल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जी तैमूर साहब फरमाइए, जैसे अभी बात हो रही थी कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल रीज़न है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप और हम शामिल थे इसके अंदर, और अगर इस पे अभी भी काम नहीं हुआ, क्योंकि इट्स टू लेट ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब सवाल ये कि जो नुकसानात हुए हैं उसको कहीं ना कहीं इजाला करने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह ये अफेयर चला रहा है इससे मज़ीद तबाही आने वाली है। क्या कहेंगे जी? देखिए, इसका जैसा भाई ने फरमाया, इसका एक रास्ता ये है कि हमें नए से नए डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट होगी, कोई नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, वो नहीं है कंसिडरेशन में, वो बिल्कुल नहीं है। अंटिल जब तक वो नहीं होगा तो आने वाला वक्त मेरे ख्याल से ईज नहीं होगा, वो मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। बाकी जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग की बात है, हमें अच्छे लोगों को सामने लाना चाहिए। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्लोगन ये था कि आम बंदा ऊपर आएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें 99 नहीं, ये आई एम सॉरी, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। आम आदमी को ऊपर उन्होंने पहुंचाया है, सीधा ऊपर वाले के पास उन्होंने पहुंचा दिया। ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, वो हमारी शायद समझने में गलती हुई थी। ऊपर तो उन्होंने पहुंचाया है एक आम आदमी को, बल्कि जिस तेजी से पहुंचाया है शायद किसी ने ना पहुंचाया। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिस उन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान पाकिस्तान में गरीब नहीं रहेगा, ऑब्वियसली सब मर जाएंगे तो गरीब कोई रहेगा नहीं। क्या अच्छी बात आप, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मगर जब तक वो आम बंदा नहीं गवर्नमेंट में आएगा, हुकूमत में आएगा, तो मेरे ख्याल से हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, कोई किसी के समय कोई हल निकलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं ये समझता हूँ शायद कि हर इंसान को अपना खुद से स्टैंड लेना चाहिए, खुद अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए, और
मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आज वो अच्छा पढ़ जाएंगे तो कल को शायद कुछ कल कर जाएंगे। ये अच्छी बात है। बाकी आने इस हुकूमत से हो या आने वाली हुकूमतों से उम्मीदें किसी से ना रखें। एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल नहीं रखता। मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, बाकी बहस है, आप जितनी करते जाएं हाँ, वो होती जाती है, हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, अभी एक बड़ा डिटेल टॉपिक है। बात यह कि जो हम एक बड़ा परफेक्ट और एक बड़ा आइडियल निज़ाम है जिसकी बात इस्लाम करता है, इसी तरह के माशरों के लिए ख़ास तौर पे जहाँ पे इस्तेसाली निज़ाम हो, जहाँ पे इंजस्टिस हो, जहाँ पर आपके पास कोई पॉलिसी ना हो, जहाँ पे हुक्मरान तबका अय्याशियों में मसरूफ़ हो, गरीब आदमी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए, वहाँ पर अगर आप ये निज़ाम राइज करेंगे, अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि इनकी तो विल इसलिए भी नहीं है क्योंकि इससे इनको कोई नुकसान नहीं है। ये वो लोग हैं जो आते हैं टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर, इसमें बड़ी तादाद तो ऐसी है जो मुल्क से बाहर रहते हैं, ये अपने बैग उठा के यहाँ से चले जाएंगे। नतीजा ये होगा आखिर में मैं और आप रह जाएंगे। अब किससे उम्मीद रखी जाए कि वो सिस्टम जो है वो राइज किया जाए? ख़ासतौर पे हमें इसके ऊपर हम अक्सर बात इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम क्या कहता है, एक बेहतरीन मुआशी निज़ाम कैसे राइज किया जा सकता है, उसके बारे में चाहूँगा। सिर्फ मुआशी निज़ाम के साथ साथ दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, सेक्टर्स हैं, उन पर भी, जैसे आपने जस्टिस की बात करी, इंसाफ की बात करी, हमारे यहाँ तो इंसाफ ऐसा है कि जो है दादा का मुकदमा जो है पोता लड़ता है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। कोई केस ऐसा नहीं है जो 10 साल 12 साल पहले। तो ये तो एक इंसाफ महंगा भी है और इंसाफ मिलता भी नहीं है। बिल्कुल के इलेक्ट्रिक की तरह पैसे तो बढ़ जाते हैं, बिजली भी नहीं है। बिजली भी नहीं है, तो सारे मामला जो है ना बड़े ख़तरनाक हैं। ठीक है। अब जैसे हम अदर कंट्रीज़ में जाते हैं और देखें, पाकिस्तान से मोहब्बत है, यहाँ की मिट्टी है। जब हम एयरपोर्ट से घर आते हैं तो आप डू यू थिंक आप कैसा फील करते हैं? मैं हर उस पाकिस्तानी से बात कहता हूँ जो बाहर से आता है और वो सिर्फ एयरपोर्ट से अपने घर जाता है, सबसे बड़ा खदशा उसको ये होता है कि यार कोई कॉल मैं लूँगा और मैंने मोबाइल अपने कान से लगाया नहीं, आगे पीछे वो देखते हैं कि ऐसा ना हो मैं अपने सामान समेत ही ना लूट जाऊँ। सबसे पहले खौफ उसको तारी हो जाता है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सबसे पहले इसको ठीक करना होगा। ठीक है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट खुद आएगी। जिसकी मिसाल मैं दुबई की कहता हूँ, दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिंगापुर यूएई को देख लें आप। हम 2 घंटे 30 मिनट में बहुत बड़ी। एक टाइम बाराक ओबामा ने कहा था कि ये तो एक सेफ हेवन है यूएई, दुबई, और हम ये ख्वाहिश करते थे कि जी वो हमारे मुल्क में आए, ठीक है, और ये हमें इज्जत बख्शें। तो हमारा तो क्राइटेरिया इतना नीचे आ चुका है, और अगर वो हमारे पास ना आए और वो हमसाय मुल्क इंडिया चले जाएं तो वो हम पे जो है टॉन्ट करते हैं कि जी हमारे यहाँ आ गए, तुम्हारे नहीं आए। तो हम तो कहाँ किस दर्जे पर इस वक्त हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि हम जो है एक यूरोप के प्राइम मिनिस्टर के आने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। बताइए। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारा जो डेवलपमेंट सेक्टर है, वो इतना पुअर हो चुका है कि हमें सब यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, टूरिज्म इंडस्ट्री आपकी बढ़े, तो सबसे पहले तो आपको ये सिक्योरिटी सिस्टम पे काम करना होगा। ठीक है। और इंसाफ आप दें, ऐसा दें कि जो नज़र आना चाहिए, इम्तियाजी ना हो, इम्तियाजी ना हो, सबके साथ बराबर इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तैमूर, आखिर में अगर कोई पैगाम देना चाहें, एक वैसे बात तो आपने कर दी है कि बड़ी अच्छी कि खुद ही रास्ता बनाने की ज़रूरत है, इसके अलावा अगर कोई मैसेज है तो ज़रूर देना लास्ट में। मैसेज लास्ट में यही है कि आवाम से मेहनत करें, अपनी कोशिश करें, अपनी लगन से काम करें, सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। ठीक है, चलें। अब क्योंकि हमें ब्रेक लेना होगा, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमने अब बढ़ना है। अशरफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसमें और बहुत सारे मामला हैं, इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। ख़ासतौर पे ये जो तरीका कार है, जो निज़ाम है, इसके ऊपर, उसकी अहमियत के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू हमारी रहेगी। तैमूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था, बात हुई कोई मीशत के हवाले से। दूसरे सेगमेंट में आपके सेहत के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। छोटी सी ब्रेक यहाँ पर है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।